Jai Hind everyone, my name is मिथिलेश साहू and I welcome you on our channel NCC Way। अगर आप NCC A, B, C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे A सर्टिफिकेट का हो या B सर्टिफिकेट का हो या C सर्टिफिकेट का, उनमें फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन को मैं तैयार करके लाया हूँ। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फील्ड क्राफ्ट अर्थात क्षेत्रकला किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है फील्ड क्राफ्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रकला, किसे कहते हैं? तो उपलब्ध क्षेत्र व हथियारों का अपने फ़ायदे के लिए उपयुक्त प्रयोग करने की कला को ही क्षेत्रकला कहा जाता है। उपलब्ध क्षेत्र व हथियारों का अपने फ़ायदे के लिए उपयुक्त प्रयोग करने की कला को ही क्षेत्रकला कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ज़मीन के विवरण के लिए क्या प्रक्रिया है? ज़मीन के विवरण के लिए क्या प्रक्रिया है? बैटल ग्राउंड से आ गया क्वेश्चन, तो याद रखना। ज़मीन का विवरण करने के लिए सामान्यतः इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन सा? तो पहला याद रखना फोरग्राउंड, दूसरा होता है मिड ग्राउंड, फिर तीसरा होता है डिस्टेंस बियॉन्ड। पहला फोरग्राउंड कितने तक को बोलेंगे? तो 300 यार्ड तक को बोला जाता है फोरग्राउंड। उसके बाद मिड ग्राउंड होता है तो 300 से 500 यार्ड तक को बोला जाता है। फिर डिस्टेंस बियॉन्ड बोला जाता है, 500 यार्ड से ज़्यादा को डिस्टेंस बियॉन्ड बोला जाता है। तो ज़मीन के विवरण करने की कितने प्रक्रिया? 3 प्रक्रिया। कौन कौन से? तो फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और डिस्टेंस बियॉन्ड। फोरग्राउंड में कितने तक को बोलेंगे? तो 300 यार्ड तक को फोरग्राउंड बोलेंगे। फिर मिड ग्राउंड 300 से 500 यार्ड तक को बोला जाता है। फिर उसके बाद तीसरा होता है डिस्टेंस बियॉन्ड, 500 यार्ड से ज़्यादा को बोला जाता है। ओके, उसके बाद क्षेत्रकला में कौन कौन से विषय आते हैं? बहुत IMP क्वेश्चन है, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन। क्षेत्रकला में कौन कौन से विषय आते हैं? तो पहला विषय होता है विजुअल ट्रेनिंग, याद रखना विजुअल ट्रेनिंग। उसके बाद है लक्ष्य को पहचानना व उनका विवरण, लक्ष्य को पहचानना व उनका विवरण, ये विषय है। उसके बाद तीसरा है दूरी तय करना, दूरी तय करना तीसरा चीज़ होता है, दूरी तय करना। उसके बाद हथियार के बिना व हथियार के साथ मूवमेंट कैसे करना होता है, ये चीज़ जानना है। हथियार के बिना व हथियार के साथ मूवमेंट, ये हो गया आपका चौथा। फिर पांचवा आता है फायर अनुशासन व फायर नियंत्रण, फायर डिसिप्लिन एंड फायर कंट्रोल जिसको बोला जाता है। तो क्षेत्रकला में कौन कौन से विषय आते हैं? तो याद रखना विजुअल ट्रेनिंग, फिर दूसरा होता है लक्ष्य को पहचानना व उनका विवरण। उसके बाद तीसरा दूरी तय करना। उसके बाद हथियार के बिना व हथियार के साथ मूवमेंट। इसके बाद अगला होता है फायर अनुशासन व फायर नियंत्रण। ये है क्षेत्रकला के विषय। उसके बाद बैटल क्राफ्ट अर्थात युद्ध कला जिसको बोलते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं? अभी पीछे पढ़े हो, क्षेत्रकला में कौन कौन से विषय आते हैं? अरे बैटल क्राफ्ट मतलब युद्ध कला में कौन कौन से विषय शामिल हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखना फील्ड सिग्नल आना चाहिए। उसके बाद सेक्शन फॉर्मेशन है, फील्ड सिग्नल, उसके बाद सेक्शन फॉर्मेशन, उसके बाद फायर कंट्रोल और फायर एंड मूवमेंट और सेक्शन बैटल ड्रिल। ये 5 चीज़ याद रखना है। बैटल क्राफ्ट अर्थात युद्ध कला में कौन कौन से विषय शामिल हैं पूछेंगे तो आपको याद रखना है फील्ड सिग्नल, उसके बाद सेक्शन फॉर्मेशन, उसके बाद फायर कंट्रोल ऑर्डर, उसके बाद फायर एंड मूवमेंट और फिर सेक्शन बैटल ड्रिल। गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। उसके बाद अगला जजिंग डिस्टेंस जिसको बोला जाता है दूरी का अंदाज़ा लगाना। जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने के 6 तरीके कौन कौन से हैं? वेरी IMP क्वेश्चन, ये B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो याद रखना जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने के 6 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला यूनिट ऑफ मीज़र, जिसको माप की इकाई बोलते हैं, पहला यूनिट ऑफ मीज़र, माप की इकाई। उसके बाद दूसरा है एपियरेंस मेथड, जिसको देख कर पता लगाना बोलते हैं, देख कर पता लगाना, इसी को बोला जाता है एपियरेंस मेथड। फिर होता है तीसरा सेक्शन एवरेज, इसको सेक्शन औसत बोलते हैं। उसके बाद है की रेंज, इसको हिंदी में की रेंज ही बोला जाता है, की रेंज विधि। उसके बाद है हाविंग विधि, उसके बाद ब्रैकेटिंग विधि। तो ये विधि है, इसको याद रखना कौन कौन सा। जजिंग डिस्टेंस मतलब दूरी का अनुमान लगाने का तरीका कौन कौन सा है पूछेंगे, तो माप की इकाई,
या फिर इकाई का, दिखाई का जो पढ़ते हैं ना हैंड बुक में, तो वही है यूनिट ऑफ मेजर, फिर अपीयरेंस मेथड, फिर सेक्शन एवरेज मेथड, फिर की रेंज मेथड, फिर हाविंग मेथड, फिर ब्रैकेटिंग मेथड। तो ये 6 मेथड याद रखना है आपको। इसके बाद अगला, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल का नाम है एनसीसी वे। अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, मेरा चैनल, मेरे वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। उसके बाद अगला, किन परिस्थितियों में दूरी को ज़्यादा आंक लिया जाता है, ओवर एस्टिमेट कब कर लिया जाता है। ये सॉरी मिस टाइपिंग है यहाँ पे। किन परिस्थितियों में दूरी को ज़्यादा आंक लिया जाता है, ओवर एस्टिमेट कर लिया जाता है। तो 4 कंडीशन होते हैं जब हम दूरी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। पहला, जब रोशनी कम हो तो ओवर एस्टिमेट मतलब ज़्यादा आंक लेते हैं, दूरी को ज़्यादा आंक लेते हैं रोशनी कम हो तो। और दूसरा होता है सूर्य आंख के बिल्कुल सामने हो तो भी हमको दूरी ज़्यादा दिखाई देने लगती है, सूर्य आँखों के बिल्कुल सामने हो तो। उसके बाद तीसरा, वस्तु और परिवेश के संबंध में छोटी हो, वस्तु अपने परिवेश के संबंध में छोटी हो तब भी हम ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, दूरी को ज़्यादा आंक सकते हैं। अगर वस्तु अपने परिवेश से छोटा हो, आसपास जो परिवेश है वो बड़ा हो और वस्तु क्या हो, छोटा हो, तो हम उसको ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा आंक सकते हैं, दूरी को ज़्यादा है समझ सकते हैं। उसके बाद चौथा है, जब हम किसी घाटी या सकरी जगह से देख रहे हो तब भी जो दूरी, जिस चीज़ को देखना है उसको हम लोग ज़्यादा आंक सकते हैं जब हम किसी घाटी या सकरी जगह से देख रहे हों। तो 4 चीज़ें याद रखना। किस परिस्थिति में दूरी को ओवर एस्टिमेट कर लिया जाता है। ओवर एस्टिमेट कर लिया जाता है तो कौन कौन से कंडीशन में होगा, जब रोशनी कम हो, सूर्य आँखों के बिल्कुल सामने हो, वस्तु अपने परिवेश के संबंध में छोटी हो, उसके बाद जब हम किसी घाटी या सकरी जगह से देख रहे हों। उसके बाद इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, जस्ट आगे बता रहा हूँ। तो ये है अगला क्वेश्चन, किन परिस्थिति में दूरी को कम आंक लिया जाता है। पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं, किन परिस्थिति में दूरी को ज़्यादा आंक लिया जाता है, ओवर एस्टिमेट कर लिया जाता है, और किन परिस्थिति में दूरी को कम आंक लिया जाता है। जस्ट उसका अपोजिट आंसर लिखना है 4 पॉइंट में आपको। उसमें पहला क्या था याद रखना, तो रोशनी जब कम हो तो इसमें रोशनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देख सकते हो रोशनी कम हो तो इसमें रोशनी ज़्यादा हो तो हम लोग लो एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब दूरी को कम आंक सकते हैं। उसके बाद सूर्य देखने वाले के पीछे से चमक रहा हो, और उसमें क्या था, सूर्य आँखों के बिल्कुल सामने हो। तो ये दोनों को कंपेयर करके याद रखना है, दोनों क्वेश्चन को आपको, और ये दोनों क्वेश्चन वेरी आईएमपी हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, वस्तु अपने परिवेश से बड़ी हो, आसपास की चीज़ों से बड़ा हो वस्तु, और पीछे में क्या पढ़े हैं, वस्तु अपने परिवेश के संबंध में छोटा हो, तो ये याद रखना। उसके बाद जब पर्यवेक्षक चोटी की ओर देख रहा हो, और पीछे में क्या पढ़े हैं, जब पर्यवेक्षक चोटी से देख रहा हो, ऐसा चोटी से देख रहा हो या फिर वो सकरी जगह से देख रहा हो, ऐसा पढ़े हैं, पीछे देख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को याद करके दूसरा क्वेश्चन बनाना है आपको। उसके बाद अगला है, लैंडमार्क व टारगेट में क्या अंतर होता है। तो लैंडमार्क किसको बोला जाता है, एक वस्तु जो ज़मीन पर प्रमुख है और जिसका उपयोग सामने वाले को समझाने के लिए मौखिक आदेशों में किया जाता है। एक वस्तु जो ज़मीन पर प्रमुख है और जिसका उपयोग सामने वाले को समझाने के लिए मौखिक आदेशों में किया जाता है, लैंडमार्क। ये यहाँ से समझ नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को समझाना है कि टारगेट उतना दूर पे है, कहीं दूर पे रखा है, तो कितने दूर पर रखा है, एक बड़ा सा पीपल है, पीपल के पास टारगेट है, ऐसा बोलेंगे तो जो पीपल बोले हैं वो क्या का काम करेगा, वो हो गया आपका लैंडमार्क। मतलब पीपल के पास टारगेट है ऐसा बताएंगे तो जो पीपल है उसको बोल सकते हैं लैंडमार्क। उसके बाद है टारगेट। तो टारगेट क्या होता है, टारगेट वह वस्तु जिस पर हमें फायर करना होता है उसको बोला जाता है टारगेट। टारगेट पे ही तो फायर किया जाता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।